चलो बच्चों, अब डिस्कस करते हैं फैक्टर्स, डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। व्हाट डू मीन बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? देखिए, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियस to attract the bond pair of electron towards itself, अपनी ओर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, खास तौर पे ध्यान दीजिएगा इस बात पे। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा इस बात को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी वर्ड हम यहां पे यूज कर सकते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के दौरान इसको डिफाइन किया जाता है बेटा, द कैपेसिटी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक कोवैलेंट बॉन्ड टूवर्ड्स इटसेल्फ। ये एक क्षमता है, ये एक टेंडेंसी है, एक क्षमता है, कैपेसिटी है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियस कह दो या एटम कह दो, whatever you want to say, understand? तो यहाँ पर the capacity of nucleus to attract the bond pair of electron towards itself, bond pair of electron यानी shared pair of electron या bonded electrons, आप इनमें से कुछ भी कहना चाहें इसको कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए बेटा, electronegativity is representing by psi, प्रेजेंटिंग बाई साई से प्रेजेंट की जाती है। जैसे कहीं कोई, अगर कोई ए एटम है, उस ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साई ए है। कोई बी एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साई बी है। तो इस तरीके से साई ए साई बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं। कहीं कहीं पर ये टर्म यूज़ किया जाएगा डेल्टा साई। व्हाट डू मीन बाय द डेल्टा साई? डेल्टा साई मीन्स साई ए डिफरेंट साई बी, साई ए डिफरेंट साई बी। इसको हम डिफरेंस की बात करेंगे, माइनस की बात नहीं करेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो बड़ा है उससे छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो। मीन्स अगर डिफरेंस की बात करें तो ये आपका साई ए माइनस साई बी भी हो सकता है अगर साई ए बड़ा है, और ये साई बी माइनस साई ए भी हो सकता है इफ़ इट इज़ साई बी इज़ ग्रेटर देन साई ए। तो अगर कहीं भी डिफरेंस लिखा हो तो डिफरेंस का मीनिंग ये होती है कि हमेशा बड़े से छोटे को घटा दीजिए, और ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपको इसको हमेशा पॉजिटिव लेना होता है। ये इसलिए लिया जाता है बिकॉज यू हैव टू टेक इट एज पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर थोड़ा सा और डिस्कस करें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से घटती है, किस तरीके से बढ़ती है, अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज़ के साथ साथ, एटॉमिक साइज़ के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक जो जनरल ट्रेंड है, एटॉमिक साइज़ के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको मैं साई कह रहा हूँ, जनरल ट्रेंड है, साइज़ के साथ इसका रिलेशन उल्टा होता है। साइज़ जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, और साइज़ जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। अगर मैं पीरियड में बात करूं तो पीरियड में बात की जाती है नॉर्मली इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases and in group from top to bottom electronegativity decreases।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर इन पीरियड जो साइज होता है वो साइज लगातार डिक्रीज होता चला जाता है और यहाँ साइज लगातार इंक्रीज होता चला जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज के बढ़ने से, साइज के घटने से क्या होगा, वहाँ पर पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं एक बात साफ साफ कह सकता हूँ कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका घटता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी घटती चली जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ रिलेशन आपका सीधे सीधे, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में सीधा सीधा रिलेशन हो गया। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z माइनस सिग्मा होता है और यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z माइनस सिग्मा होता तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और सिग्मा में सीधा सीधा उल्टा रिलेशन हो गया बेटा। ये सब बातें आपके सामने आ सकती थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, ज़रा समझिएगा। तो यहाँ पर हमने साइज़ को लिया, साइज़ से एक दूसरे को रिलेट करते चले गए। साइज़ बढ़ रहा है पीरियड ग्रुप में जाने पर साइज़ बढ़ रहा है, तो साइज़ बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जा रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर घटेगा तो आने वाले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वो मजबूती से पकड़ नहीं पाएगा ना, क्योंकि एक्चुअली है क्या ये, एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स। किसी ने इसको फोर्स के टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करी, किसी ने इसको एनर्जी के टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव टर्म है बेटा, इसकी यूनिट डिफाइन करी जाती हैं पर रिप्रेजेंट नहीं की जाती हैं, कि हाँ इनको कैलकुलेट करने के लिए यूनिट्स का यूज़ किया जाता है पर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही अच्छी चीज़ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और किस तरीके से पीरियड में और ग्रुप में साइज़ की वजह से इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। और साइज़ के पीछे क्या रीज़न है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रीज़न है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा और कहीं पर सिग्मा की बात आ जाए, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की या शील्डिंग इफेक्ट की बात आ जाए, तो आप किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एटम की। आखिर कैसे, एक नई बात यहाँ पे आई है, अभी तक आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या एटॉमिक रेडियाई में ये टर्म नहीं आया था, बट दिस न्यू टर्म कम इनटू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बेसिकली अगर यहाँ पर एक चीज़ देखी जाए ध्यान से, कार्बन है, हमने ऑब्जर्व किया कि कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज करिए आपकी 2 है, 2.1 है, और उसके बाद वही कार्बन, अगर ये कार्बन आपका, हम ऑब्जर्व ये किया गया कि अगर ये कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात करूँ तो जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उससे कम कार्बन आपका ये आपका sp2 है और सबसे ये आपका sp3 है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। इवन इस एटम को जो एटम आपका sp है, इस एटम को बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह ट्रीट किया जाता है, और ये इसकी इतनी कम होती है कि इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह ट्रीट किया जाता है। ये सब भी मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे किसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हैं और किसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह सकते हैं। सवाल इस बात का उठा कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है, तीनों ही कार्बन है, पर तीनों ही कार्बन में एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह लिया जाता है उसे, जबकि एक कार्बन sp है तो उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह लिया जाता है, प्रॉपरली उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो लेट्स सी, ऑक्सीडेशन नंबर का डिस्कशन अभी थोड़ी देर में हम करेंगे। कार्बन यहाँ पर कैसे कैसे मिल सकता है, sp में कैसे मिलेगा कार्बन? हम सब जानते हैं कि sp अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के साथ और ये इस तरीके से है तो ये sp में मिलेगा। अगर ये कार्बन आपका डबल बॉन्ड के साथ है, 2 सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp2 के फॉर्मेट में है। और अगर कार्बन के चारों बॉन्ड आपके सिंगल बॉन्ड हैं, चारों बॉन्ड आपके सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp3 के फॉर्मेट में है। आपको सबको पता है। सवाल इस बात का उठता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको बताऊँ वो चीज़ है परसेंटेज एस करेक्टर, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो साई होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस करेक्टर।
और अगर आप कार्बन की बात करें, उस कार्बन की जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरा वो कार्बन जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तीसरा वो कार्बन जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज एस करेक्टर, तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर आपका कितना है, देखिए टोटल 2 है और S1 है 100 मीन्स 50%। परसेंटेज एस करेक्टर इसमें 50% है। यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर 1s है पर टोटल ऑर्बिटल 3 है मीन्स 100, तो इट बिकम 33.3%। इसके बाद आपका यहाँ की बात करें हम, यहाँ पे कितना है, ये टोटल आपका 4 है, ये 1 है इंटू 100, तो इट बिकम्स 25%। परसेंटेज एस करेक्टर आपका घटता चला जा रहा है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर आपका sp में है। और याद रखिएगा परसेंटेज एस करेक्टर, यानी एस सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर, और एस सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब होता है। यानी न्यूक्लियस की जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, तो चूंकि यहाँ एस करेक्टर ज़्यादा है तो इसकी वजह से यहाँ से सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होगी अट्रैक्ट करने की। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने डिफाइन ही यही किया है। तो एस यहाँ पे सबसे ज़्यादा करेक्टर रखता है, इसका मतलब ये न्यूक्लियस के सबसे करीब है, इसका मतलब ये न्यूक्लियस इसको सबसे आसानी से या इसको खींचने की उसके पास कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। इस तरह के कार्बन्स में एक कार्बन ये, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट कार्बन विच इज़ sp2, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट कार्बन विच इज़ sp3। इस तरीके से बेटा आप देख सकते हो, और इसके पीछे का रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था, वो आपने समझा। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो मैं आपको बताऊं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ, जैसे एक टर्म आया ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर भी इस टर्म की मैं बात करूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर, ट्रेंड्स की भी बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की मैं बात करूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे आप एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए Fe है और Fe प्लस है, फिर Fe2 प्लस है, फिर Fe+3 है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है पता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर ध्यान से आप देखें तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा वहाँ पे साइज उसका कम होता चला जाएगा, साइज कम होता चला जाएगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी ही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चलेगी बेटा। अब इनर्ट गैसेस की बात करें तो, अगर इनर्ट गैसेस की बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडन, इन सब में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी लगातार डिक्रीज ही करती चली जा रही है। फिर हम बात करते हैं कि भाई पीरियड में हमने एक जनरल बात की थी, अब एक्सेप्शंस की बात हो रही है तो एक्सेप्शन देख लें 2-4। पीरियड में हमने बात की थी कि पीरियड में ये लगातार बढ़ती चली जाती है और ग्रुप में घटती चली जाती है, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाती है। लेकिन एक्सेप्शनली अगर आप देखें, एक्सेप्शन को देखें तो एक्सेप्शन में आपका जो थर्ड बी ग्रुप है, थर्ड बी नहीं बल्कि सेकेंड बी ग्रुप है, सेकेंड बी ग्रुप मीन्स आपका 10th ग्रुप, सेकेंड बी ग्रुप यानी 10th ग्रुप, जिसमें आप देख रहे हैं जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पर घटनी चाहिए थी, पर यहाँ बिल्कुल उल्टा रिलेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है, यहाँ पर उल्टा रिलेशन होता है। फिर एक और रिलेशन, अगर एक्सेप्शन की मैं बात करूं तो एक एक्सेप्शन और मेरे सामने आता है, एक एक्सेप्शन तो ये आ गया। दूसरा एक्सेप्शन मेरे सामने ये आ रहा है कि भाई अगर आप एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि बोरॉन के बाद
बोरॉन एल्युमिनियम, और फिर गैलियम, मतलब बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, एल्युमिनियम की उससे ज़्यादा होनी चाहिए, गैलियम की उससे कम होनी चाहिए थी, और गैलियम के बाद ये होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा हो जाता है, गैलियम की एल्युमिनियम से ज़्यादा हो जाती है, गैलियम की एल्युमिनियम से ज़्यादा हो जाती है, और इंडियम और थैलियम, फिर ये रिलेशन आ जाता है। तो यहाँ पे फिर एक एक्सेप्शन आपको मिल गया। फिर एक एक्सेप्शन आपको मिलता है कि कार्बन और सिलिकॉन की उससे कम होनी चाहिए, और सिलिकॉन के बाद आपका आता है जर्मेनियम और Sn और Pb, इनकी कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तक डिक्रीज होता है और इसके बाद डिक्रीज ही नहीं होता, यहाँ इसके बाद कांस्टेंट हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सब बातें हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट बनाती हैं इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को। चलिए अब हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेजरमेंट की बात करते हैं। हाउ वी कैन मेजर दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मेजरमेंट में सबसे पहला और बेहतरीन स्केल जिसे कहा जाता है वो है पॉलिंग स्केल। सर पॉलिंग ने बहुत बड़ा योगदान अपना दिया पॉलिंग स्केल के फॉर्म में, और यहाँ पे जो आप यूज़ कर रहे हो ना डेल्टा है, वो बेसिकली अब यहाँ पे मसला खड़ा होता है कि भाई आप अगर इस DAB की बात कर रहे हो तो ये DAB क्या है, ऐसे 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 भी रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा। ये बेसिकली ऑब्जर्व रेजोनेंस एनर्जी है AB बॉन्ड की, AB बॉन्ड की रेजोनेंस एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड है। और इसकी वैल्यू कैसे होती है, इसकी वैल्यू कहाँ से निकलती है? इसकी वैल्यू निकलती है कि अगर आप डेल्टा AB की बात आप करें, जैसे यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ EAB ऑब्जर्व्ड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ EAB थ्योरेटिकल, इसकी वैल्यू यहाँ से निकलती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ पे जो डिफाइन किया गया उसको जरा देखिएगा, यहाँ पे ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एनर्जी माइनस 100% कोवलेंट यानी थ्योरेटिकल, जिसे हम थ्योरेटिकल कहते हैं। सवाल उठा, ये ऑब्जर्व तो दी जाएगी, ये तो गिवन वैल्यू होगी, और ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? तो इसको कैलकुलेट करने के तरीके ये दिए गए, ये देखिएगा कि EAB इज इक्वल टू AA की बॉन्ड एनर्जी प्लस BB की बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये दे दिया गया बेटा। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट EAB। अब ये आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया, और ये भी आपका ऑलरेडी गिवन भी था, उसकी वैल्यू को आपने रख दिया, रखने के बाद यहां आपका डेल्टा AB आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन जो किया गया डेल्टा AB बराबर, वो किस तरीके से डिफाइन किया गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, देखिए ना, द वैल्यू ऑफ E and B इज दिस इज एंड दिस इज इक्वल टू दिस। अब आप इस रिलेशन को समझिए जरा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग यूनिट में अलग अलग तरीके से दी जाती है। साई A माइनस साई B मतलब डेल्टा साई, डेल्टा साई इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा AB, इस तरीके से ले लिया गया बेटा। ये रिलेशन इस तरीके से आपके आ गया। तो डेल्टा साई क्या है? डेल्टा साई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इस तरीके से ये कंप्लीट पॉलिंग स्केल है जो डेल्टा साई को या डेल्टा AB को रिप्रेजेंट या डेल्टा साई को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा साई इज रिप्रेजेंटिंग योर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्केल की बात करते हैं। नेक्स्ट स्केल जो है बेटा, वो नेक्स्ट स्केल आपका आता है मलिकन स्केल। मलिकन ने क्या कहा कि आप इस तरह से एनर्जीज के टर्म में देख रहे हो, उनको कैलकुलेट कर रहे हो। हमें बहुत सिंपल तरीका आपको बताते हैं। मलिकन ने कहा यार देखो, ज़्यादा टेंशन ना लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल दोनों को ऐड कर लो और उसका एवरेज ले लो, यानी एवरेज ऑफ
आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन दोनों का एवरेज ले लो आप। तो आप जब इसका एवरेज लोगे ना तो आपको जो मिलेगा वही आपकी बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी और प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वही आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सवाल उठाइए एम से मतलब क्या है? एम का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉलिंग को देखो हमेशा सबसे अच्छा माना गया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थे ये। तो अब सवाल उठा कि ये जो मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये पॉलिंग से कितने टाइम ज़्यादा आ रही है? तो पता चला कि पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये 2.8 टाइम्स ज़्यादा आ रही है। 2.8 टाइम्स ज़्यादा आ रही है। तो अगर कहीं पर आपको पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हो और मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको निकालनी हो तो आप 2.8 टाइम्स उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपको पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन में। एक्चुअली ये अलग अलग स्केल है, तो स्केल की वजह से इस तरीके से देखना पड़ता है हमें। अब आप सब जानते हो कि भाई अगर यहीं पर इसको हमें पॉलिंग को रिलेट करना है तो आप क्या करोगे? पॉलिंग को अगर आपको निकालना है तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ m डिवाइडेड बाई 2.8 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ m इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ m मतलब मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो ये 2/2.8। तो ये फाइनली आपका आ जाएगा। अगर आप पॉलिंग को भी इस एंगल से निकालना चाहते हो ना तो आप इतना लंबा फॉर्मूला याद मत रखो, आप बस यही कर लो, यही ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। क्योंकि अब दुनिया भर का आप एनर्जीज निकालते रहोगे तो कहाँ तक आप चीज़ों को करोगे। आई थिंक ये सबसे बेहतर चीज़ है कि मॉलिक्यूल में आप अगर पॉलिंग को भी निकालना चाहते हो मॉलिक्यूल के टर्म में तो आप ये वाला फॉर्मूला अपने माइंड में रख लो भाई। सबसे आसान तरीका कि ये पॉलिंग की वैल्यू आ गई, ये मॉलिक्यूल की वैल्यू आ गई, सबसे आसान तरीका। मुझे तो सबसे आसान यही लगता है। क्या ऑल दो इसका ज़्यादा कोई इस्तेमाल होता नहीं है, कैसे क्या निकलता है। इन सब ने इनको, पॉलिंग ने और मॉलिक्यूल ने इनको क्या किया, एनर्जी के टर्म में देखा। लेकिन भैया एक एल्फ्रेड रोशो हैं, इन्होंने क्या किया, एल्फ्रेड रोशो ने इसको एक फोर्स के टर्म में देखा कि ये एनर्जी नहीं है बल्कि आप जैसा कह रहे हो कि एक न्यूक्लियस की कैपेसिटी है टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये सब बातें तो एक फोर्स की तरफ इंडिकेट करती हैं। तो आई एम डिफाइनिंग इट विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो उन्होंने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह से ऑब्जर्व किया कि जैसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और उसमें जो फॉर्मूला होता है फोर्स का 1/4πε0 एंड दिस इज योर ZE² अपॉन R²। अब आपने कहा कि भाई इसको आप 1 ले लो, CGS में अगर आप करते हो तो आप 1 ही तो लेते हो। बस फ़र्क ये है कि उन्होंने इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तरह से लिया कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये देखिए। और उन्होंने इसको एक इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फोर्स की तरह से डिफाइन किया। देखिए XAR इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्फ्रेड रोशो, और ये इन्होंने एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब आपको बताएं, अगर आप पॉलिंग के स्केल को इसी तरीके से और Z* को, Z इफेक्टिव को आप सब जानते ही हो, अगर इसको आप पॉलिंग के स्केल से रिलेट करना चाहो तो आप कैसे करोगे? पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एल्फ्रेड रोशो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये रिलेशन है बेटा। पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्फ्रेड रोशो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इस टाइप से रिलेटेड है, ये दोनों इस टाइप से रिलेटेड है। अब इसी फॉर्मूले को अगर आप पॉलिंग के लिए निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? बस कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हमने तो XAR जो आपने यहाँ पे psi_AR निकाला था ना, इसका ये फॉर्मूला रख दो, Z इफेक्टिव E² अपॉन R² प्लस 0.744। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी को करो लेकिन पॉलिंग को जरूर रिलेट करोगे। तो सिंपली आपने पॉलिंग को इसका मतलब बेस्ट माना है, ओके। लेकिन स्केल सब सही है अपनी जगह पर और इसीलिए पॉलिंग सब जगह पे डिफाइन हो पाए। अब ये कैसे कहाँ से रिलेशन आया इस बात को भूल जाओ, तुम इतना समझो कि ये फोर्स की तरह ले रहे थे, वो एनर्जी की तरह ले रहे थे। सैंडरसन स्केल, एक नया स्केल भी आ गया भाई। सैंडरसन स्केल में इन्होंने इसको एक चार्ज डेंसिटी की तरह से ले लिया, एक रेशियो की तरह से ले लिया। सैंडरसन स्केल ने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इन्होंने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को S से रिप्रेजेंट किया। इन्होंने कहा कि जो आप चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन वहां पे करीब में आएगा
और उसका रेशियो उसके जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस है, लाइक जैसे अगर सपोज करिए आप क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो उसकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस कौन होगी, आर्गन। या आप उस मान लीजिए फ्लोरीन की बात कर रहे हैं तो उसकी कौन होगी, नियॉन। या ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो कौन होगा, नियॉन। तो इस तरीके से जो ये चीज़ें हैं आपकी, इनका रेशियो जो निकल के आएगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे डिफाइन करेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी पॉलिंग की अगर इससे किस तरीके से रिलेटेड है तो उन्होंने एक रिलेशन बताया, और ये सब रिलेशन आपके किसी भी काम के नहीं है। क्वेश्चन इन सब पे बहुत ही मुश्किल से आता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको एलेबोरेट और नहीं कर रहा हूँ, बस खाली सिर्फ फॉर्मूलों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टीज़, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कहाँ क्या हो रहा है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, या उसके फ़ायदे क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस क्या हैं। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन में सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो एक मुझे समझ में आता है, ये तो खैर नॉमेनक्लेचर की बात आ गई तो आपको बता दूं, वैसे ऐसा कोई इसका मतलब नहीं है ज़्यादा। नॉमेनक्लेचर में आप सब जानते हो कि NaCl है और NaBr है, NaCl है या NaBr है, कोई भी है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखिए, अगर 2.1 की मैं बात करूं, 2.1 से कम पे जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव लिया जाता है, और उससे ज़्यादा पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लिया जाता है बेटा। तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरह ट्रीट कर रहा है, ये नेगेटिव की तरह ट्रीट कर रहा है। पॉजिटिव वाले को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस वाले को नेगेटिव को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरीके से नाम लिखने में हमें आसानी हो जाती थी। अब ये फॉर्मूले लिखने में आपको क्या दिक्कत है, नीचे वाले को जैसे आयोडीन क्लोराइड है ना, क्लोरीन आयोडाइड, जिसके जो बाद में आता है उसको आइड करके लिख देते हैं, ब्रोमीन आयोडाइड, आयोडीन ब्रोमाइड, ऑक्सीजन फ्लोराइड, जो नेगेटिव में है उसे नेगेटिव तरीके से कर देते हैं। नाम तो आप सबको लिखना आता ही है यार। नेचर ऑफ बॉन्ड की अगर मैं बात करूं कि नेचर ऑफ बॉन्ड को इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप 1.7 की बात करें, 1.7 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस को, अगर दो एटम्स के बीच की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है बेटा, इन दोनों के बॉन्ड के बीच में 1.7 है, लेट्स से साई ए साई बी, साई ए और साई बी का डिफरेंस आपका 1.7 है। तो ये ए और बी मिलकर जो बॉन्ड बनाएंगे, अगर लेस है तो कोवलेंट बनाएंगे, अगर डेल्टा साई आपका 1.7 से कम है, और अगर डेल्टा साई आपका 1.7 से ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो ये दोनों मिलकर आपका ए बी बॉन्ड आपका जो बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। ए बी बॉन्ड जो बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसको एक अगर हम इसकी एनर्जी का टर्म और इसकी वैल्यू को बदल दें तो 1.7 की जगह ये कहीं एक्सप्रेशन आपका 2.1 पे भी मिल सकता है आपको। इस चीज़ को भी आपको हेनरी स्मिथ के कॉन्सेप्ट में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वहाँ पर आप आयनिक कैरेक्टर को निकालते थे। और सबसे बड़ा यूज़ तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है बॉन्ड के अंदर। कोई भी बॉन्ड बनेगा अगर तो वो प्योर बॉन्ड तो होगा नहीं, वो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा और आयनिक कैरेक्टर भी होगा। दूसरी बात है मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। अरे भाई जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही उसके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। तो मेटेलिक नॉन मेटेलिक का कॉन्सेप्ट सिंपल सा होता है, ठीक है। पार्शियल आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे यूज़फुल चीज़ है। ये अभी तक का आपने जो देखा, इसमें अगर ध्यान से देखें आप तो कोई भी बॉन्ड अगर आप ए और बी को मिलके बनाते हो, ए और बी मिलकर एक ए बी बॉन्ड बनाते हैं, मान लीजिए ए है और कोई एटम है, कोई दूसरा बी एटम है, ये दोनों मिलकर आपका एक ए बी बना रहे हैं। तो ये ए बी आपका भले ही कोवेलेंट हो बॉन्ड हो, लेकिन इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर दोनों होगा। कोई भी बॉन्ड हो तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर दोनों होता है। सवाल इस बात का उठता है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर मुझे निकालना है तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे सामने आ गया। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बराबर, हेनरी स्मिथ ने ये फॉर्मूला दिया था, ये कैलकुलेशन हेनरी स्मिथ ने दी थी, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे यूजफुल चीज यही है। 16 इंटू डेल्टा साई प्लस 3.5 इंटू डेल्टा साई का स्क्वायर,
यहाँ से अगर आप सपोज करिए कहीं पर किसी कोई वैल्यू आती है और आप फिर बाद में परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर कितना होगा तो आप कह देना जो इससे कैलकुलेशन है उससे इसको घटा देना, परसेंटेज आयनिक करेक्टर को घटा दो, परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर निकल आएगा। याद रखिएगा जो परसेंटेज जिसका ज़्यादा होगा वो कंपाउंड उसी नेचर का होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर परसेंटेज आयनिक करेक्टर आपका, मान लीजिए कहीं पर परसेंटेज आयनिक करेक्टर 70% है और परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर ऑब्वियसली आपका फिर 30% होगा, तो फाइनली वो कंपाउंड क्या होगा, फाइनली वो कंपाउंड आयनिक होगा क्योंकि उसके अंदर आयनिक करेक्टर ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मेल है ना तो उसके अंदर मेल करेक्टर ज़्यादा है, फीमेल करेक्टर कम है, लेकिन है दोनों करेक्टर, लेकिन चूंकि मेल करेक्टर हावी था इसलिए वो फाइनली मेल के फॉर्म में आ गया। अगर कोई लड़की है तो वो लड़की सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसके अंदर फीमेल करेक्टर है, उसके अंदर मेल करेक्टर भी हैं, लेकिन फीमेल करेक्टर प्रोमिनेंट हैं, डोमिनेंट हैं, इसलिए वो लड़की है। अब ये कैलकुलेशन अगर आपको और ज़्यादा मैं समझाऊं तो यहाँ पर जो डेल्टा साई की वैल्यू निकल के आएगी ना, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर डेल्टा साई ग्रेटर देन 2.1 है, यहाँ पे 2.1 की कैलकुलेशन निकल के आती है तो ये आयनिक कंपाउंड बनाता है। इसमें आप परसेंटेज की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। और अगर ये डेल्टा साई आप लेस देन 2.1 रखेंगे तो आपको जो नेचर मिलेगा वहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा मिलेगा और फाइनली वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। और अगर डेल्टा साई आपको 2.1 होगा तो आप देखिएगा इसमें रखकर इस फॉर्मूले में तो आपको मिलेगा लगभग 49%, 51% ऐसे अप्रॉक्सीमेटली बराबर मिलेगा, तो उसको मैं नाइदर कोवेलेंट नॉर आयनिक कह सकता हूँ। नाइदर कोवेलेंट नॉर आयनिक। इस तरीके से आपका बहुत ज़बरदस्त यूज़ हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेटा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज़ इससे पहले आपने स्लिटर रूल में जब आप बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे थे तब भी आपने किया था, आपको याद होगा, ये तो पढ़ चुके हैं आप, तो पढ़ चुके हैं ना आप, जो डिस्टेंस आई थी बॉन्ड लेंथ आर ए बी जिसे हम कहते थे आर ए प्लस आर बी डेल्टा साई, यहाँ पे भी तो कर चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी की बात मैं करूँ तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे यहाँ पर HF, HCl, HBr, HI, याद रखिएगा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है या बॉन्ड एनर्जी होती है वो सीधे सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा दो चीज़ों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उनकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है और उतना ही ज़्यादा, इसका देखो बॉन्ड लेंथ, यहाँ से जो रिलेशन आया तो बॉन्ड लेंथ का रिलेशन डेल्टा साई से अपोजिट आ गया, यानी बॉन्ड लेंथ आपकी डेल्टा साई के अपोजिट होती है और बॉन्ड एनर्जी आपकी डेल्टा साई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे हम स्टेबिलिटी के टर्म में देख सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ के टर्म में देख सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी के टर्म में देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है जो पूरी केमिस्ट्री में आपकी हर जगह काम आता है। सवाल इस बात का उठता है कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हमें याद भी होनी चाहिए। कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हमें याद भी होनी चाहिए, जैसे कि पॉलिंग ने जिस तरह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ निकाली थी उन्हीं को ज़्यादातर रखा गया है। पॉलिंग ने जिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाला और उन्होंने रखा, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखा करो कि फ्लोरीन का उन्होंने 4.1 लिया, 4.0 लिया, ऑक्सीजन का 3.5 लिया, नाइट्रोजन का 3.1 लिया, Cl का 3 लिया, या नाइट्रोजन का ये लिया, Cl का 3.1 लिया। इस तरीके से दोनों ही लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं बेटा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बहुत सारी बातें आपके सामने हैं। इन सब का यूज़ करके और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का हम डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए अब इन सब पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं बेटा।